नमस्कार, मैं चेतना शाह और आप सुन रहे हैं सदियों का वादा। हाईवे पे तेज रफ्तार में चलती गाड़ियां और उसमें मस्ती करते चारों भाई बहन। अचानक से सारी गाड़ियां एक झटके के साथ रुक गई। बॉडीगार्ड्स ने बाहर निकलकर देखा तो हैरान रह गए। सारी गाड़ियों के टायर्स पंचर हो चुके थे। सड़क पर ढेर सारी कीलें बिखरी हुई थी। अभी बॉडीगार्ड्स कुछ समझ पाते तभी 10 खतरनाक गुंडे लाठी और डंडे लेकर निकल आए और गाड़ियों को घेर लिया। गाड़ी के अंदर बैठे नव्या और आयान डर के मारे थर थर कांप रहे थे। लेकिन गुंडे ये नहीं जानते थे कि उनका पाला किससे पड़ा है। रुद्रांश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बड़े ही रौब के साथ बाहर निकला। उसके पीछे पीछे आदित्य भी निकल आया। बिना एक पल गवाए रुद्रांश ने पहले गुंडे का हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। आदित्य ने भी अपनी फुर्ती दिखाई और 2-3 गुंडों को एक साथ धूल चटा दी। नव्या और आयान गाड़ी के शीशे से ये सब हैरानी से देख रहे थे। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे वहां से दुम दबाकर भाग निकले। एक्शन के बाद आदित्य ने तुरंत मैकेनिक को फोन किया। जब गाड़ियां ठीक हुई तो पूरा काफिला बनारस के आलीशान रॉयल गैजेस पैलेस पहुंचा, जहां होटल किसी महल से कम नहीं था। होटल के स्वीट में पहुंचते ही नव्या अभी भी थोड़ी डरी हुई थी। उसने आज से पहले अपने भाइयों को इस तरह सड़क पर लड़ते नहीं देखा था। रुद्रांश नव्या के सर पर हाथ रखकर, नव्या अब डरो मत, तुम सुरक्षित हो। जब तक तुम्हारे भाई साथ है कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। नव्या धीमी आवाज में, भाई वो लोग बहुत खतरनाक दिख रहे थे, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। तभी आयान ने माहौल को हल्का करने के लिए अपनी गिटार निकाली और एक हल्की धुन बजाने लगा। आयान ने सोफे पर लेटते हुए आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आयान, वैसे मानना पड़ेगा आदित्य भाई, आपने जो उस आखिरी गुंडे को किक मारी थी वो तो एकदम साउथ की फिल्म जैसा सीन था। और रुद्र भाई, भाई का तो क्या कहना, उन्होंने तो बस घूर कर ही आधों को डरा दिया था। आदित्य हंसते हुए, बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग आज काम आ गई। पर सच कहूँ, बनारस जितना शांत दिखता है, यहाँ के लोग उतने ही गर्म मिजाज के हैं। रुद्रांश बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, जहाँ से नीचे गंगा की लहरें और दूर चलती हुई मशालें दिखाई दे रही थी। हालांकि वो शांत था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो उन गुंडों के बारे में सोच रहा था। क्या वे सिर्फ लुटेरे थे या किसी ने उन्हें जानबूझकर भेजा था। आयान रुद्रांश के पास जाकर, भाई अब काम की बातें छोड़िए, हम बनारस आए हैं, यहाँ खाना, यहाँ की शाम, चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं, नव्या दी को भी भूख लगी होगी। होटल के स्वीट में रुद्रांश अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उसके फोन की स्क्रीन पर बाबा साहब नाम चमकने लगा। बॉडीगार्ड्स ने हमले की पूरी जानकारी पहले ही उन तक पहुंचा दी थी। जैसे ही रुद्रांश ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से बाबा साहब की गंभीर लेकिन दमदार आवाज सुनाई दी, विक्रम सिंह, रुद्र, मुझे बॉडीगार्ड्स ने सब बता दिया है। बनारस की सड़कों पर जो हुआ वो मामूली गुंडागर्दी नहीं थी। मेरे बिजनेस के कुछ पुराने दुश्मन तुम्हारी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रांश, जी बाबा साहब, मुझे भी यही शक था, पर आप बेफिक्र रहिए, आदित्य और मैंने उन्हें अच्छे से जवाब दे दिया है। विक्रम सिंह जी जानते थे कि उनके बेटे खुद में ही तूफान से कम नहीं, लेकिन एक पिता होने के नाते वे चिंतित थे। विक्रम सिंह समझाते हुए, बेटा, वे लोग जानते हैं कि तुम और आदित्य अकेले ही उन पर भारी पड़ोगे, इसलिए वे छिपकर वार कर रहे हैं। वे तुम्हारी ताकत जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारी जान तुम्हारे भाई बहनों में बसती है। अपनी सुरक्षा और कड़ी करो। उन्हें दिखा दो कि सिंह परिवार पर आंखें उठाना कितना भारी पड़ सकता है। बाबा साहब से बात करने के बाद रुद्रांश का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने आदित्य को पास बुलाया और बाबा साहब की बातें साझा की। रुद्रांश, आदित्य, बाबा का अंदेशा सही है, ये हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं था।
अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। आदित्य गुस्से और जोश में, भाई अगर इस बार दोबारा सर उठाने की कोशिश की उन लोगों ने तो इस बार वे बनारस की गलियों से वापस नहीं जा पाएंगे। पीछे से अयान और नव्या भी उनकी बातें सुन रहे थे। नव्या ने धीरे से रुद्रांश का हाथ पकड़ा, जैसे वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हो। होटल के स्वीट में माहौल अब थोड़ा शांत था, लेकिन बाबा साहब के कॉल के बाद सबकी नज़रें फ़ोन पर ही थीं। तभी मासा का कॉल आया। रुद्रांश ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से मासा की आवाज़ में वही ममता भरी चिंता थी जो हर माँ को अपने बच्चे के लिए होती है। मासा, रुद्रांश बेटा तुम ठीक तो हो ना? अभी तुम्हारे बाबा साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि रास्ते में कुछ लोग गाड़ी के सामने आ गए थे। मेरा तो मन ही नहीं मान रहा था जब तक तुम्हारी आवाज़ ना सुन लूँ। रुद्रांश धीमी और शांत आवाज़ में, मासा हम सब बिल्कुल ठीक हैं, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। आदित्य साथ है और बाबा साहब ने यहाँ सुरक्षा के लिए और भी इंतज़ाम करवा दिए हैं। नव्या और अयान भी मेरे सामने ही हैं। मासा बेटा बनारस नया शहर है, अपना और अपने भाई बहनों का पूरा ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रुद्रांश मासा बुआ साहब और दादी साहब को कह दीजिएगा कि हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं, उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन रखने के बाद रुद्रांश ने देखा कि नव्या अभी भी चुपचाप खिड़की की तरफ देख रही थी। वो उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। रुद्रांश नव्या अब मुस्कुरा दो, देखो मासा ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया है और बाबा साहब की सिक्योरिटी भी पहुंच गई है। कल सुबह हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और फिर पूरी मस्ती करेंगे। नव्या हल्के से मुस्कुराते हुए, ठीक है भाई, बस अब कोई और हमला ना हो। आदित्य मजाक करते हुए, अब अगर कोई आया नव्या तो हो उसे भाई से पहले मुझसे लड़ना होगा, और तू तो जानती ही है मुझे बॉक्सिंग कितनी पसंद है। अयान ने भी अपनी गिटार पर एक प्यारी सी धुन छेड़ दी, जिससे कमरे का तनाव पूरी तरह खत्म हो गया। रुद्रांश ने तय किया कि कल वो अपनी पूरी सुरक्षा और शान के साथ बनारस की गलियों में निकलेंगे। वह चाहता था कि जिन दुश्मनों ने आज हमला किया है उन्हें ये संदेश मिल जाए कि जयपुर के सिंह परिवार को डराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सबसे बात होने के बावजूद रुद्रांश अपने आप को शांत महसूस नहीं कर पा रहा था। होटल की उस शांत बालकनी में जाकर रुद्रांश ने अपनी गौरी माँ को फ़ोन लगाया। रुद्रांश माँ, आपकी आवाज़ सुन ली तो अब मन को चैन मिल जाएगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गौरी माँ, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है लाल, महादेव तुझे हर मुश्किल से बचाए। इतनी बात करने के बाद रुद्रांश उसको अब सुकून मिल चुका था। क्या होगा कहानी में आगे, कैसे होगी बनारस की अगली सुबह इनके लिए, क्या हो पाएंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन रुद्रांश को, जानने के लिए सुनते रहिए सदियों का वादा। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।